Assalamualaikum student, welcome to my YouTube channel English by Zubair. In this video we'll learn about final accounts with adjustment chapter number 13 MGT 101. Student, preparation of final accounts. अब क्यों फाइनल अकाउंट क्यों प्रिपेयर करते हैं? इट्स मीन्स टू प्रिपेयर सर्टेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एट द एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड in order to achieve certain objective from the perspective of user group. ये कि हम क्यों प्रिपेयर करते हैं, ये इसकी डेफिनेशन है. नॉर्मली जो सोल प्रोप्राइटर होते हैं ना, जो जिसका एक ही मालक होता है, वो दो तरह की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं फाइनल अकाउंट्स के लिए. कौन कौन सी? इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट. इनकम स्टेटमेंट क्या होता है, बैलेंस शीट क्या होता है, ये नीचे पढ़ते हैं. लेकिन ये सिर्फ कौन बनाते हैं? जो सोल प्रोप्राइटर जिसका एक ही मालक होता है, अपनी मर्जी से वो दो बनाते हैं. लेकिन अगर हम बात करें इंटरनेशनल अकाउंटिंग सिस्टम की, तो ये सारी चीज़ें आपने ना MCQs वगैरह शॉर्ट के लिए तैयार रखनी है. इंटरनेशनल अकाउंटिंग सिस्टम स्टैंडर्ड के अंदर कितने होते हैं? 5 कंपोनेंट होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के. ठीक है, ये MCQs के लिए याद रखना है. कौन कौन से? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. अब इनकम स्टेटमेंट क्या होती है? इनकम स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम. अभी क्यों इज प्रिपेयर टू नो द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ एंटिटी. इनकम स्टेटमेंट क्यों बनाते हैं? किसी भी एंटिटी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए. और ये कब बनाई जाती है? ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड, जब मर्जी ये बना सकते हैं. दिस इज प्रिपेयर विद द हेल्प ऑफ लेजर. पहले लेजर बनते हैं, उसकी मदद से फिर ये बनते हैं. ठीक है, मेन बस आपने याद रखना है इनकम स्टेटमेंट किस लिए बनाई जाती है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के लिए, और ड्यूरिंग द ईयर जब मर्जी अकाउंटिंग पीरियड के दौरान ये बना सकते हैं. आगे रिपोर्टिंग पीरियड की डेफिनेशन है. इनकम स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड. एक खास वक्त के लिए बनाई जाती है, फॉर विच स्टार्टिंग एंड एंडिंग डेट आर डिफाइंड. नॉर्मली द ईयर ऑफ 12 मंथ्स आल्सो नोन एज रिपोर्टिंग पीरियड. जब भी आप अपना हिसाब तब करने लगोगे ना, एक टाइम 6 माह का हो, 3 माह का हो, उसे क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग पीरियड. अब इसका फॉर्मूला याद रखना, प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है? इनकम माइनस एक्सपेंसेस. बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, इज प्रिपेयर टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एन एंटिटी. फाइनेंशियल पोजीशन का क्या मतलब है? रेफर टू द फाइनेंशियल स्ट्रेंथ ऑफ एंटिटी ऑन अ स्पेसिफिक डेट. नॉर्मली इट इज प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड. ये आप दोनों में फ़र्क याद रखना है. ये कब बना सकते हैं? जब मर्जी बना सकते हैं ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड. लेकिन ये कब बनाई जाती है? एट द एंड ऑफ द पीरियड. इससे हमें क्या पता चलता है? हमारे एसेट्स कितने हैं और हमारे पास लाइबिलिटी और ऑनर इक्विटी कितनी है. ठीक है, एसेट्स इज इक्वल टू क्या होता है? ऑनर इक्विटी प्लस लाइबिलिटी. ओके, और ये आपने याद रखना है कि जो फाइनल अकाउंट्स है ना, वो कहाँ से बनाए जाते हैं? ट्रायल बैलेंस से. ट्रायल बैलेंस से पहले क्या बनाए जाते हैं? लेजर बनाए जाते हैं. आगे एक क्वेश्चन है, और ये ना लेंथी क्वेश्चन, अक्सर स्टूडेंट का माइंड होता है जो इतना लंबे क्वेश्चन करने का तो टाइम नहीं होता. वो ज़रूरी नहीं है कि आपको पूरा क्वेश्चन दे, उसमें से कोई पार्ट निकाल के दे सकता है, और उन्हीं क्वेश्चनों में से कोई MCQs या शॉर्ट बन सकता है. तो मैक्सिमम पेपर आपको पता है शॉर्ट MCQs होता है, इसलिए बड़े क्वेश्चनों को भी आपने लाइट नहीं लेना. इसके वजह से क्वेश्चन नहीं अगर आया तो कोई शॉर्ट या MCQs कोई पॉइंट बन सकता है, इसलिए हर पॉइंट को अच्छी तरह समझें. ओके, following is the trial balance on 31st March 20X9 extracted from the books of Sheikh who carries on business under the name style AI Furner stored at Lahore. ये एक ट्रायल बैलेंस उसने दी हुई है. तो ट्रायल बैलेंस ना इधर से पढ़ाने की बजाय ना आगे से पढ़ाता हूँ, क्योंकि उसके साथ मेंशन भी कर दिया गया है. अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो ट्रायल बैलेंस के अंदर ये लिखा हुआ है ना, ये कैश इन हैंड क्या चीज़ है? एसेट्स. ये आपने एक दफ़ा रीड कर लेना है. कैश एट बैंक एसेट, सन्ड्री डेटर एसेट. और यहाँ जो बैलेंस लिखा हो ट्रायल बैलेंस के अंदर, वो कौन सा बैलेंस होता है? ओपनिंग बैलेंस. ठीक है, ये मतलब एक्सपेंस. फर्नीचर एंड फिक्चर्स, ये हमारी क्या चीज़ है? एसेट. डेप्रिसिएशन, ये क्या एसेट्स है, लेकिन इसका काउंटरा होता है. काउंटरा यानी कि इसका उल्ट होता है. वो डेबिट पे आए हैं तो डेप्रिसिएशन क्रेडिट साइड पर आएगी. इक्विपमेंट, अब देखो इक्विपमेंट की एक अमाउंट इधर दी हुई है, एक इधर दी हुई है. अगर दो सेपरेट मेंशन की हों तो फिर जहाँ ट्रायल बैलेंस के अंदर लिखी होती है वो होती है नेट बुक वैल्यू, और जो ये क्या चीज़ है? डेप्रिसिएशन. अब इक्विपमेंट जो है वो हमारा क्या आ गया? एसेट्स. और डेप्रिसिएशन जो है वो भी एसेट्स है, लेकिन माइनस का मतलब इसका उल्ट है. ठीक है, और नेट बुक वैल्यू क्या होती है? ये हमने पढ़ा, नीचे देखें. कॉस्ट इज इक्वल टू नेट बुक वैल्यू प्लस डेप्रिसिएशन. ठीक है, कॉस्ट किसके इक्वल होती है? नेट बुक वैल्यू प्लस डेप्रिसिएशन.
तब यहाँ पे उसने क्या बताया हुआ है, नेट बुक वैल्यू का मतलब कि जो नेट बुक वैल्यू है वो एसेट्स में से डेप्रिसिएशन को माइनस, अगर हम कॉस्ट की बात करें, कॉस्ट की, तो 16,000 प्लस 4,000 कितना हो जाएगा, 20,000 इसकी कॉस्ट है, उसमें 16,000 नेट बुक वैल्यू और 4,000 डेप्रिसिएशन। उसमें बिल्डिंग क्या चीज़ है, एसेट्स है, मोटर कार एक 30,000 इधर दिया है, 20,000 इधर दिया है। तब इसका क्या मतलब है, कॉस्ट उसने खुद मेंशन करके दे दी है, और ये कौन सी वैल्यू है, फिर नेट बुक वैल्यू। अगर डेप्रिसिएशन हमें देखनी हो तो 30,000 में से 20,000 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10,000 डेप्रिसिएशन। सन्ड्री क्रेडिटर, ये क्या होगी, लाइबिलिटी है। 12% लोन फ्रॉम भुट्टा, ये भी लाइबिलिटी। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, एसेट, परचेज एक्सपेंसेस, परचेज रिटर्न एक्सपेंसेस, सेल्स इनकम, सेल रिटर्न इनकम, सैलरीज एक्सपेंसेस, रेंट फॉर गोडाउन, परचेज एक्सपेंसेस, परचेज रिटर्न एक्सपेंसेस, सेल इनकम, सेल रिटर्न इनकम, सैलरीज एक्सपेंस, रेंट फॉर गोडाउन एक्सपेंस, इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम भुट्टा एक्सपेंसेस। ठीक है, ये एक दफ़ा सारा ना आपने रीड कर लेना है। और अब ये नीचे रूल देख लो। अब ये याद रखना है कि एक्सपेंसेस और जो एसेट्स हैं जो हमारी डेबिट साइड पर आते हैं ना, ट्रायल बैलेंस के, एक्सपेंसेस और एसेट, ये दो चीज़, देखिए दो चीज़ें होती है ना, एक होती है डेबिट साइड, एक होती है क्रेडिट साइड। तो जो भी एसेट्स और एक्सपेंसेस हैं वो कहाँ पर हमेशा लिखे जाते हैं, डेबिट साइड पर। एक्सपेंसेस और इनकम, लाइबिलिटी और इनकम और ओनर इक्विटी, ये हमेशा कहाँ लिखी जाती है, क्रेडिट साइड पर। ये नीचे भी मैंने लिख दिया, एक्सपेंसेस और एसेट जो हमेशा डेबिट साइड पर आते हैं ट्रायल बैलेंस के, जो लाइबिलिटी है वो कहाँ पर, और एक्सपेंसेस और ओनर इक्विटी ये कहाँ पर आएगी, हमेशा क्रेडिट साइड पर आएगी। ठीक है, ये नीचे कुछ एडजस्टमेंट है, ये देख लो, ये नीचे एडजस्टमेंट दी हुई है। एडजस्टमेंट का मतलब क्या होता है, जो बाद में याद आती है करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल बिल्डिंग 5% ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, अब बिल्डिंग के ऊपर से आपने डेप्रिसिएशन लेनी है 5% और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। तो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का क्या मतलब है कि पहले आपने क्या करना है, कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन माइनस करोगे तो क्या निकलेगा, नेट बुक वैल्यू, उसके ऊपर से 5% लेना है। ठीक है, जहाँ पे लिखा हो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, तो इसका क्या मतलब है कि आपने नेट बुक वैल्यू के ऊपर से 5% लेना है। फर्नीचर एंड फिक्सचर 10% ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, ये भी वैसे ही। 1 स्टील टेबल परचेज ड्यूरिंग द ईयर, एक स्टील की टेबल हमने खरीदी थी 1400 की, वो सोल्ड फॉर द सेम प्राइस बट द सेल प्रोसीड वॉज रॉन्गली क्रेडिटेड टू द सेल। आपको पता है कोई भी जो फिक्स एसेट होता है वो अपने नाम से आता है, तो हमने वो टेबल सेल की थी, वो एसेट्स था, लेकिन हमने किसके नाम से क्रेडिट कर दी है, सेल्स के नाम से कर दिया, तो ये हमारी मिस्टेक हो गई है, इसको भी ठीक करना है। ऑफिस इक्विपमेंट 15% और स्ट्रेट लाइन मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड का क्या मतलब है, कॉस्ट के ऊपर से 15, रिड्यूसिंग बैलेंस मतलब नेट बुक वैल्यू के ऊपर से 5%, लेकिन स्ट्रेट लाइन में क्या करेंगे, 15% किसके ऊपर लेना है, कॉस्ट के ऊपर से। परचेज ऑफ अ टाइपराइटर ड्यूरिंग द ईयर 4,000, एक टाइपराइटर खरीदा था हमने 4,000 का, वॉज रॉन्गली डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। वही बात आ गई, एसेट्स कोई भी होता है फिक्स एसेट, जब वो बेचे जाते हैं तो अपने नाम से आते हैं, सेल्स से नहीं आते, जब वो खरीदे जाते हैं तो अपने नाम से आते हैं, परचेजेस के नाम से नहीं आते। इधर भी वही मिस्टेक हो गई है। मोटर कार 20% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से अ फुली डेप्रिसिएशन मोटर कार ओरिजिनल कॉस्ट ₹5,000 वॉज सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर, ये ड्यूरिंग द ईयर हमने यानी कि सेल कर दी है। The proceed 1,000 was credited to sales account. No other accounting entry for disposal were recorded. यानी कि 10,000 का 1,000 का हमने सेल्स की थी, लेकिन उसको क्या किया हमने लिखा नहीं है। ड्यूरिंग द ईयर अ मोटर कॉज व परचेज्ड, ये एडिशन हो गया, हमने नया खरीदा है 10,000 का। नीचे वैल्यू ऑफ स्टॉक, आप देखो ऊपर ट्रायल बैलेंस के अंदर जो बैलेंस दिया जाता है ना वो ओपनिंग बैलेंस होता है, और जो नीचे दिया जाता है वो कौन सा होता है, क्लोजिंग बैलेंस होता है। 1 मंथ रेंट फॉर गोडाउन इज आउटस्टैंडिंग यानी कि हमने देना है, लाइबिलिटी हमारे होता है। 1 मंथ सैलरी इज आउटस्टैंडिंग, और ना याद रखो कि जो ऊपर ट्रायल बैलेंस के अंदर चीज़ें आती हैं उनका एक इफेक्ट होता है, और जो नीचे एडजस्टमेंट के अंदर आती हैं उनके हमेशा 2 इफेक्ट होते हैं, यानी कि 2 जगह पे वो लिखे जाते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम भुट्टा इज़ पेएबल, फिर ये भी आउटस्टैंडिंग की बात आ गई। 12% पर एनम, पर एनम का मतलब पर मंथ के लिहाज से, जब डेट मेंशन की हो इसका मतलब है कि एक महीना के हिसाब लगा के आपने उसका 12% निकालना है। फॉर एग्जाम्पल अगर 3 माह बनते होंगे तो क्या करेंगे, जो भी अमाउंट है 12 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई बाय, फॉर एग्जाम्पल 3 मंथ है तो मल्टीप्लाई बाय 3/12। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स इज इंक्रीज्ड बाय
1500. Insurance premium included 4,000 paid to the owner proprietor life insurance. Building was bought during the reporting half of the for the residential purpose. रेजिडेंशियल का पर्पस का मतलब होता है रहाइश के लिए, ज़ाती इस्तेमाल के लिए। अब ऊपर देखो जो बिल्डिंग थी, बिल्डिंग कितने की हमने ली थी 60,000 की, तो हाफ नीचे उसने बता दिया पर्सनल यूज़ के लिए है। तो अब हमारी बिल्डिंग जहाँ भी आएगी कॉस्ट 60,000 ही हम लिखेंगे, हम क्या करेंगे 30,000 लिखेंगे हर जगह पे। उसके बाद डिस्काउंट अलाउड टू डेटर 1600, डिस्काउंट अलाउ किया था डेटर को 1600 का। रॉन्गली डेबिट टू डिस्काउंट अलाउड बाय द क्रेडिटर, किया डेटर को था लेकिन हमने क्या समझ लिया, उसको क्रेडिटर समझ के रिसीव में लिख लिया। उसके बाद ये क्वेश्चन है, एडजस्टिंग एंट्रीज है। सबसे पहले ये हमने नेटबुक वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले कॉस्ट ओपनिंग फर्नीचर की ये सबसे पहले कितनी है, ये 25,000। ये कॉस्ट ओपनिंग ये ट्रायल बैलेंस है 25,000, 20,000। ये किसकी है 20,000 इक्विपमेंट की। ये देखो इक्विपमेंट कॉस्ट, ये देखो 16,000 ये और 4,000 ये, क्योंकि ये नेट बुक वैल्यू प्लस कॉस्ट कैसे निकलती है, नेट बुक वैल्यू प्लस डेप्रिसिएशन। तो वो कॉस्ट कितनी आ गई है 20,000। इसी तरह बिल्डिंग की आप देखो कॉस्ट ये कितनी थी 60,000 थी कॉस्ट। तो मैंने बताया उसने बताया था हाफ उसने रेजिडेंशियल पर्पस के लिए ले ली है, तो वो बड़ी हाफ शामिल नहीं होगी, कॉस्ट सिर्फ कितनी रह जाएगी 30,000। इसी तरह मोटर कार, फिर कॉस्ट कितनी है मोटर कार की 30,000, इसके साथ लिखा हुआ है। ये कौन सी है नेट बुक वैल्यू, वो नहीं लेंगे। उसके बाद एडिशन, यानी कि जो साल के दौरान आपने कुछ चीज़ें इनमें से खरीदी हैं, तो वो हमने क्या क्या खरीदा, सिर्फ इक्विपमेंट खरीदा था, नीचे एडजस्टमेंट में बताया हुआ है, और मोटर कार खरीदी थी। ये आप क्वेश्चन में पढ़ लेना ना, तो वो इसके अंदर सिर्फ एडिशन, बाकी ये दोनों ड्यूरिंग द ईयर नहीं खरीदी थी। उसके बाद डिलीशन या डिस्पोजल, जो मतलब कि आपने ड्यूरिंग द ईयर बेच दी हैं, ये जो खरीदी थी वो इधर लिखनी, और जो चीज़ें बेची हैं ड्यूरिंग द ईयर, ये कितने की बेची है 1400 की, और ये कितने की है 5,000 की। ये देख लें पीछे क्वेश्चन में, ये देखो 5,000 सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर मोटर कार, वो माइनस हो गया। उसके बाद 1400 सोल्ड जो टेबल है, तो वो 1400 वो माइनस, सॉरी 4,000 वो माइनस हो गया, और 1400 और 5,000 क्या कर दिया माइनस। अब ये क्लोजिंग बैलेंस कैसे निकला है, 25,000 में से 1400 माइनस कर दोगे तो ये निकलेगा। जिसमें कोई प्लस करने वाला है तो ये दोनों प्लस होके आ जाएंगे, ये वैसे ही इसके अंदर ये प्लस होगा और ये क्या हो जाएगा माइनस होके। उसके बाद डेप्रिसिएशन निकालनी है, पहले कितनी है 3600 डेप्रिसिएशन। ये कौन सी डेप्रिसिएशन है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ये वैसे इधर बताई हुई है, ये 3600। उसके बाद ये 4,000 ये बताई हुई है 4,000, ठीक है। इस तरह ये सारी डेप्रिसिएशन ट्रायल बैलेंस से। उसके बाद ये 5,000 डिस्पोजल जो साल के दौरान बेचा था वो वाला आ जाएगा। उसके बाद फॉर द ईयर ये कैसे निकला है 23,600 में से ये 3600 को क्या करना है आपने माइनस करना है, वो आएगा 20,000। तो आप देखो इसका कितना लेना है हमने 10% किसका लेना है। आप देखो ये किसकी बात हो रही है, फर्नीचर एंड फिक्सचर, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के ऊपर से 10% लेना है। तो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का मतलब है कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे, ये कॉस्ट है, ये कॉस्ट है, और ये क्या डेप्रिसिएशन है। तो कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन माइनस करके जो आएगा वो कितना आएगा 20,000, उसके ऊपर से 10% लेना है। लेकिन इक्विपमेंट के ऊपर से 15% का मतलब स्ट्रेट लाइन कि जो इसकी कॉस्ट है, कॉस्ट कितनी है 24,000, उसके ऊपर से 15% लेंगे। आगे ये वैसे। उसके बाद क्लोजिंग बैलेंस है ये 5600, ये कैसे निकला 3600 प्लस ये वाला 2, इन दोनों को प्लस कर लेना, ठीक है। उसके बाद नेट बुक वैल्यू आपको पता है कैसे निकलती है, कॉस्ट में से ये जो टोटल डेप्रिसिएशन आई है वो माइनस कर देनी है। ये कॉस्ट है फॉर एग्जाम्पल 23,600, डेप्रिसिएशन 5,600, ये माइनस करोगे तो ये निकलेगा। इसी तरह 24,000 कॉस्ट, ये डेप्रिसिएशन माइनस करोगे तो क्या निकलेगी नेट बुक वैल्यू, ठीक है। इसी तरह ये जर्नल एंट्री है, एक दफ़ा आपने इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है क्योंकि ये अक्सर ने शॉर्ट में ये एमसीक्यू में पूछ लेता होता है, तो एक दफ़ा आपने इसको भी एक दफ़ा रीड कर लेना है। लेकिन अगर आपको लगे कि इसकी ज़्यादा ज़रूरत आपको है कि जो बिल्कुल पॉइंट नहीं समझ लग रही, तो फिर आप वो पूछ सकते हो, क्योंकि इतना इस चैप्टर पे ना इतना एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं थी, इसलिए ये मैं नहीं बता रहा। लेकिन फिर भी अगर आपको इशू हो तो आप पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।